हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल अफेयर्स। तो 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस। तो साल 2024 के इस गणतंत्र दिवस को हम लोगों ने मनाया है अपने 75वें गणतंत्र दिवस के रूप में, क्योंकि इस साल पूरे हो रहे हैं हमारे संविधान को पूरे 75 साल। तो गणतंत्र दिवस को हमारे यहाँ एक परंपरा है कि हम हर साल एक हेड ऑफ स्टेट को अपने यहाँ इनवाइट करते हैं एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर। तो इस साल भी इनविटेशन भेजा गया था। तो जो इनविटेशन पहली बार भेजा गया था वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन को भेजा गया था, बट कुछ कारणों की वजह से उन्होंने इस इनविटेशन को रिफ्यूज कर दिया। देन ये इनविटेशन फ्रांस के राष्ट्रपति इनैमुअल मैक्रो को भेजा गया। तो इनैमुअल मैक्रो बने हैं इस साल के हमारे गणतंत्र दिवस के गेस्ट ऑफ ऑनर, यानी कि चीफ गेस्ट। तो इनकी इस विजिट से इंडिया और फ्रांस के जो रिलेशन है उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इंडिया और जो वर्ल्ड की जियो पॉलिटिक्स है उस पर क्या इम्प्लीकेशंस आने वाले हैं, क्या इफेक्ट पड़ने वाले हैं, और पास्ट में इंडिया फ्रांस के रिलेशंस कैसे रहे हैं, इन सबको डिस्कस करने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो जैसे कि हमको पता है कि 25 जनवरी को फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रो, ये इंडिया आए और इन्होंने अपनी विजिट की शुरुआत जयपुर से की। ठीक है, जयपुर जिसे हम पिंक सिटी के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, राजस्थान की कैपिटल है ये। तो इन्होंने यहाँ पे बहुत सारी शॉपिंग की, बहुत सारे प्लेसेस पर ये गए और फाइनली इनका रोड शो भी हुआ। तो आप यहाँ देख सकते हो इन फोटोज में कि आमेर फोर्ट पर एनामल मैक्रो, फिर हमारे मोदी जी के साथ, हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ एक चाय की दुकान पर चाय पी रहे हैं, देन शॉपिंग करते हुए भी देखे गए, है ना। हवा महल को भी इन्होंने विजिट किया था और जंतर मंतर भी विजिट किया और फाइनली रात में एक रोड शो हुआ। ठीक है, तो ये विजिट क्यों जयपुर से हुई है और इसके इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं। तो जैसे कि 2014 के बाद जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पावर में आए तो आपने देखा होगा कि कुछ काम लीक से हटकर हो रहे हैं, है ना। पहले जो स्टेट विजिट होती थी या हेड ऑफ स्टेट की जो विजिट होती थी वो दिल्ली तक थी कि हेड ऑफ स्टेट दिल्ली आया और दिल्ली से ही, है ना, चले गए। बट अब ऐसा नहीं होता। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा कि यूएई के जो किंग हैं उन्होंने विजिट किया। तो उनकी विजिट जो शुरू हुई अहमदाबाद से शुरू हुई। तो अहमदाबाद में एक रोड शो भी हुआ था। उसी तरह जो इनैमुअल मैक्रो हैं इनकी विजिट जयपुर से शुरू हुई अ, और यहाँ पर वाइडली कवर किया गया वर्ल्ड मीडिया के द्वारा। तो इसके फ़ायदे क्या होते हैं, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है इंडियन इकोनॉमी को या इंडियन कल्चर को। एक्चुअली जब ये होता है, कब जब कोई हेड ऑफ स्टेट जब किसी कंट्री को विजिट करता है, किसी दूसरी कंट्री को विजिट करता है, तो उसके साथ एक वर्ल्ड मीडिया आती है पूरी की पूरी, है ना। डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़ पेपर्स एंड न्यूज़ चैनल्स तो एक्सटेंसिवली कवर करते हैं उनकी विजिट को। बीबीसी आएगा, गार्जियन आएगा अमेरिका से। तो वर्ल्ड मीडिया पूरी कवर कर रही होती है। तो ऐसे में जब जयपुर इनमुल मैक्रो आए और डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे गए, हवा महल को गए और आमेर फोर्ट गए एंड वहाँ की मार्केट्स को उन्होंने एक्सप्लोर किया, है ना। तो वो कवरेज किसने, वर्ल्ड मीडिया ने पूरी दुनिया को दिखाया। तो इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, ठीक है, हमें मिली फ्री की पब्लिसिटी। ठीक है, और जयपुर जयपुर के टूरिज्म को हमने रिप्रेजेंट किया। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा कि कम से कम अगर वर्ल्ड नहीं तो फ्रांस के लोग इंस्पायर होंगे कम से कम इंडिया को विजिट करने पे कि वाओ, इंडिया में आमेर फोर्ट भी है, इंडिया में इतना अमेजिंग हवा महल भी है, जंतर मंतर भी है, इतने अमेजिंग मार्केट हैं, इतनी कल्चरल डाइवर्सिटी है। तो बहुत कुछ शो केस किया गया था और जो वर्ल्ड मीडिया के थ्रू पूरे वर्ल्ड को दिखाया गया, स्पेशली फ्रांस को दिखाया गया। ठीक है, एट लास्ट नाइट में एक 1.5 किलोमीटर लंबा एक रोड शो किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनेमल मैक्रो के साथ। देख सकते हो ओपन जीप में दोनों जो लीडर्स हैं, है ना, जनता को अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो इसका भी जो है जियो पॉलिटिक्स पे और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशंस होते हैं। जैसे पीपल टू पीपल कनेक्ट, पीपल टू पीपल कनेक्ट बढ़ता है इससे, है ना, कि लोग जानते हैं कि भाई हाँ, ये फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं और ये इंडिया आए हैं। पहले क्या होता था, दिल्ली
से आए और दिल्ली से ही चले गए। लोग जान भी नहीं पाते थे, है ना, जो इंटेलेक्चुअल लोग जो न्यूज़पेपर्स फॉलो करते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं और जो मीडिया को फॉलो करते हैं, तो उनको ही पता चल पाता था कि भाई ये स्टेट विजिट हुई, है ना। हम जैसे लोग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले, आप जैसे लोग, तो इन्हीं तक ये चीज़ सीमित रह जाती थी। अब सीमित नहीं है, अब जयपुर में हर कोई जानता है कि भाई फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे अभी हाल ही में इंडिया आए थे। तो पीपल टू पीपल कनेक्ट बढ़ता है, जो दो देशों के बीच जो बायलैटरल रिलेशन होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्ट्रॉन्ग बायलैटरल रिलेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो जयपुर विजिट इसलिए की गई। इसके बाद जैसे कि हमें सभी को पता है कि 26 जनवरी को गेस्ट ऑफ ऑनर थे हम, तो गेस्ट ऑफ ऑनर बने, और जो भारत की तरफ से, जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो राजपथ पर, कर्तव्य पथ पर जो परेड की जाती है, ठीक है, उसमें शामिल हुए। इसके बाद बहुत सारे एग्रीमेंट, बहुत सारे अनाउंसमेंट दोनों कंट्रीज के बीच में हुए, है ना। तो जो मेजर अनाउंसमेंट हैं वो हम जान लेते हैं। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि भाई दोनों कंट्रीज एग्री हुए हैं, कि दोनों कंट्रीज ने अनाउंस किया है कि जो साल 2026 है, 2026 है, ठीक है, उसको मनाया जाएगा इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, इस पॉइंट को याद रखेंगे हम लोग, है ना। आंसर में हम लोग लिख सकते हैं, है ना, कि 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जब जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इमैनुअल मैक्रो को शॉपिंग के लिए लेके गए, तो उन्होंने यूपीआई के फीचर्स उन्हें दिखाए, यूपीआई के थ्रू पेमेंट करके दिखाया। तो है ना, दोनों कंट्री एग्री हुए हैं, फ्रांस ने एग्री किया है कि भाई जब जो यूपीआई है ना, अब उसको फ्रांस में आईफिल टावर के आसपास क्या किया जाएगा, ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। तो यूपीआई अब फ्रांस में चलने वाला है बहुत जल्द। ठीक है, इसके अलावा दोनों ही कंट्री एक सोलर अकेडमी एस्टेब्लिश करने पर सहमत हुए। ठीक है, अनाउंस किया कि भाई दोनों कंट्री अब मिलकर एक सोलर अकेडमी बनाएंगे, और वो भी सेनेगल में। सेनेगल कहाँ है, एक बेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। स्टार सी प्रोग्राम जिसको चलाया जा रहा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के तहत। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनाउंसमेंट है, इसको भी याद रखेंगे। तो सोलर अकेडमी कहाँ पे बनाई जा रही है, सेनेगल में बनाई जा रही है। ठीक है, किस प्रोग्राम के तहत, स्टार सी प्रोग्राम, जो कि चलाया जा रहा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंडर। ठीक है, तो हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस को पहले भी इन डेप्थ में डिस्कस कर चुके हैं ना। 2015 में इसको बनाया गया था, और हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम है। तो ये पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इंडिया में है। तो 2015 गुरुग्राम, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा दोनों कंट्रीज एम्बेसी के अलावा एक कॉन्सुलेंट भी एक दूसरे की कंट्री में एस्टेब्लिश करने को राजी हुए हैं, और अनाउंस किया है उन्होंने, है ना, जिसके तहत इंडिया अपना एक कॉन्सुलेट फ्रांस का एक शहर है मर्सिल, वहाँ पर खोलेगा। वहीं फ्रांस जो है अपना एक कॉन्सुलेट, है ना, इसको ये फ्रेंच ब्यूरो डे फ्रांस भी बोलते हैं, ये हैदराबाद में खोलेगा। तो याद रखना है इसको भी, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो पूछ सकता है ना आपसे क्वेश्चन में कि भाई जो इंडिया है वो अपना जो कॉन्सुलेट है वो कहाँ खोल रहे हैं, तो फ्रांस के शहर मर्सिल में खोल रहे हैं। वहीं फ्रांस अपना जो फ्रेंच ब्यूरो है वो कहाँ खोल रही है, हैदराबाद में खोल रही है। ठीक है, इसके अलावा एक और मेजर अनाउंसमेंट की गई है कि भाई दोनों कंट्री हैं, अब वो 5 साल का शेंगेन वीजा देंगे उन लोगों को जो फ्रांस के इंस्टीट्यूशन, यानी फ्रांस के कॉलेज और यूनिवर्सिटी से कम मास्टर्स कर चुके हैं। तो 5 ईयर वैलिडिटी शेंगेन वीजा फॉर इंडियन मास्टर्स एलुमनाई ऑफ फ्रांस इंस्टीट्यूशन। शेंगेन वीजा क्या है, शेंगेन वीजा आपने देखा होगा, लोग यूरोप के टूर पे जाते हैं तो जर्मनी बाई ट्रेन, जर्मनी से फ्रांस, फ्रांस से ऑस्ट्रिया चले जाते हैं ना। तो जबकि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए वीजा लगता है ना, बट ऐसा नहीं होता है यहाँ पे कि ट्रेन के थ्रू ही चले जा रहे हैं। ठीक है, तो जो कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं, वो इशू करती हैं शेंगेन वीजा। ठीक है, जो पासेज, फ्री पासेज देती हैं, वीजा फ्री पासेज देती हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज के बीच में। तो शेंगेन वीजा क्या है, एक आप कह सकते हो एक यूनिक वीजा है, या एक सिंगल वीजा है जितनी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं उनके लिए। ठीक है, इसके अलावा इंडिया ने ये भी अनाउंस किया कि भाई वो सपोर्ट करेगा फ्रांस को यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस में, जो कि होने जा रही है नीस, फ्रांस के नीस में 2025 में। ठीक है,
तो ये मेजर अनाउंसमेंट थी जो दोनों कंट्रीज ने मिलके की आफ्टर डिस्कशन। इसके अलावा कुछ एग्रीमेंट भी हुए हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट हुए हैं, ठीक है, जैसे कि दोनों कंट्री, इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डीएसटी डिपार्टमेंट जिसे हम बोलते हैं, और फ्रांस का जो है एजेंसी नेशनले डे ला रिसर्च, यानी कि एक रिसर्च एजेंसी है फ्रांस की, ठीक है। तो दोनों ने डिसाइड किया है कि भाई जो रिसर्च रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं उनको फंड करने का काम किया जाएगा प्रायोरिटी बेसिस पे, है ना। कोई भी जो प्रोजेक्ट है वो फंडिंग की कमी से बंद नहीं होगा, तो प्रोजेक्ट्स को फंड करने का दोनों का प्लान है। इसके अलावा हेल्थ केयर के फील्ड में, हेल्थ एंड मेडिसिन के फील्ड में भी वेरियस समझौते दोनों देशों के बीच में हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा दोनों कंट्रीज अपने यहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज़्यादा एफ्लुएंट बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए, है ना, एक दूसरे की मदद करेंगे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए भी दोनों के बीच में समझौता हुआ है, ठीक है। इसके अलावा दोनों कंट्रीज ने जो एक समझौता किया है सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट पे, ठीक है, कि ऐसे सिटीज डेवलप किए जाएंगे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा एक रोड मैप भी इशू किया गया इंडिया फ्रांस डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप के लिए, कि भाई फ्यूचर में दोनों कंट्रीज साथ मिलके, है ना, क्या बना सकते हैं, कोलैबोरेशन में कोई वेपन बना सकते हैं, या फाइटर जेट पे काम कर सकते हैं, सिर्फ पे सबमरीन पे काम कर सकते हैं। तो इस तरह के समझौते भी किए गए, इस तरह का रोड मैप भी एक बताया गया, ठीक है। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और जो फ्रांस का मिनिस्ट्री ऑफ आर्म्ड फोर्स है ना, दोनों ने डिफेंस स्पेस पार्टनरशिप पर भी साइन की, दोनों के बीच में डिफेंस स्पेस पार्टनरशिप को लेकर भी समझौता हुआ है। इसके अलावा स्पेस के फील्ड की अगर बात करें तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक है, जो कि इंडिया का इसरो का विंग है कॉमर्शियल, और एरियन स्पेस एसएएस जो फ्रांस के स्पेस एजेंसी का कॉमर्शियल विंग है, इन दोनों ने भी बीच में समझौता किया है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्रीमेंट है, एमओयू है, वो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस के बीच में हुआ है, जिसके तहत, है ना, दोनों ने यानी कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस ने आपस में एमओई किया है, मेमोरेंडम एग्रीमेंट किया है, जिसके तहत इंडिया में H125 हेलीकॉप्टर्स की, ठीक है, जो एयरबस बनाता है उसकी एक असेंबली लाइन बनाई जाएगी। और H125 हेलीकॉप्टर्स क्या है, ये सिविल एविएशन, नॉन डिफेंस है, सिविल एविएशन पर्पज में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट है इन दोनों के बीच में। इसके अलावा दोनों देशों के जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के फील्ड में भी इन्होंने समझौता किया है कि भाई दोनों देश मिलकर एग्रीकल्चर के फील्ड में भी एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। तो ये कुछ समझौते थे जो इन दोनों कंट्रीज के बीच में हुए हैं। अच्छा, अगर हम बात करें इंडिया फ्रांस रिलेशन ओवरऑल, है ना, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, तो जो दोनों कंट्रीज के जो रिलेशन है वो 1947 से स्टार्ट होते हैं, और 1998 में, है ना, इन रिश्तों में, इन रिलेशंस में एक नया मोड़ आता है जब इंडिया फ्रांस स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप होती है, दोनों कंट्रीज के बीच में एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप होती है, ठीक है। वो भी ऐसे टाइम पर जब यूएसए ने इंडिया पर सैंक्शन लगाए हुए थे फॉर द एटॉमिक बम टेस्ट। हमने 1998 में पोखरण में जो एटॉमिक टेस्ट किए थे ना, एटम बम टेस्ट किए थे, उसके लिए पूरी दुनिया ने हम पे सैंक्शन लगाए हुए थे, इवन जापान ने हम पे सैंक्शन लगाए हुए थे, है ना। ऐसे समय में 1998 में इंडिया फ्रांस आता है और इंडिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डील साइन करता है, कि तब से जो दोनों कंट्री हैं उनके जो रिलेशन है बहुत ही पॉजिटिव वे में चल रहे हैं। और इन रिलेशंस को ऐसे समझा जा सकता है कि अभी कुछ दिन पहले जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स थे, उन्होंने फ्रांस को जियो पॉलिटिक्स का लक्ष्मण बोला इंडिया के लिए, ठीक है, जियो पॉलिटिक्स का लक्ष्मण, लक्ष्मण जो राम जी के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, बुरे टाइम में, हर टाइम में खड़े रहते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस दिखाता है कि भाई इंडिया के लिए फ्रांस क्या मायने रखता है। और जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि भाई जो
इस साल 26 जनवरी पर 27th रिपब्लिक डे पे जो बाइडन को इनवाइट किया गया था, अमेरिका के प्रेसिडेंट को इनवाइट किया गया था, बट उन्होंने मना कर दिया। तो एन मोमेंट पर, है ना, लास्ट मोमेंट पर फ्रांस के प्रेसिडेंट को इनवाइट किया गया था और उन्होंने बहुत जल्दी से इस इनविटेशन को स्वीकार किया और वो आए। ठीक है, तो दोनों कंट्रीज के बीच की बात को देख के ये कहना गलत नहीं होगा कि जयशंकर साहब ने कुछ ज्यादा बोल दिया या कुछ गलत बोल दिया। जियो पॉलिटिक्स का लक्ष्मण फ्रांस को जो बोला जाता है, फ्रांस ने उसको टाइम बाई टाइम प्रूव भी किया है, चाहे 1998 में इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो या अभी वाला इंसिडेंट जो 26 जनवरी को गेस्ट ऑफ ऑनर बनने को लेकर हुआ। ठीक है, बहुत सारे एरियाज हैं जहां दोनों कंट्रीज मिलकर कोऑपरेट कर रहे हैं। डिफेंस हमने राफेल के बारे में सुना होगा। इसके अलावा बहुत सारी जो स्कॉर्पियन सबमरीन प्रोजेक्ट 75 के तहत हम 6 स्कॉर्पियन सबमरीन बना रहे हैं, INS कैलावरी, खंदेरी वगैरह वगैरह। ठीक है, इसके अलावा 36 राफेल फाइटर जेट। अब तो अभी हाल ही में एक डील और हुई है, जो राफेल का हम नेवल वेरिएंट खरीद रहे हैं। तो डिफेंस में इंडिया फ्रांस का जो कॉपरेशन है वो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स है ना, एकदम रशिया के कंपैरिजन का है। अगर स्पेस की बात करें तो स्पेस में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। स्पेस में भी दोनों कंट्री मिलकर कोऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अभी भी इसमें बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इसके अलावा सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, है ना, क्लीन न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी को, है ना, एनर्जी पर्पज में यूज करने के लिए, है ना, दोनों कंट्री बहुत समय से, लंबे समय से काम कर रहे हैं। और 6 EPR पावर प्लांट, ठीक है, एस्टेब्लिश किए जाएंगे फ्रांस के द्वारा जैतपुर में। ठीक है, इसके अलावा न्यूक्लियर रिएक्टर भी हमें फ्रांस सप्लाई करता है। तो सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के फील्ड में भी बहुत अच्छा खासा कोऑपरेशन है। इसके अलावा इंडो पैसिफिक में भी दोनों कंट्रीज मिलके एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। बात करें काउंटर टेररिज्म की, तो काउंटर टेररिज्म में दोनों देशों की जो स्पेशल फोर्सेज हैं वो मिलकर काम कर रही हैं। बात करें अगर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की, चाहे वो सुपर कंप्यूटिंग हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, है ना, या क्वांटम कंप्यूटिंग हो या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग हो, इन सारे फील्ड्स में भी, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी इंडिया और फ्रांस मिलकर काम कर रहे हैं। सिविल एविएशन, डिफेंस के बाद अगर सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर दोनों के बीच में कोई है तो सिविल एविएशन है। सिविल एविएशन के फील्ड में, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, है ना, टाटा और एयरबस के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है जिसके तहत एक मैन्युफैक्चरिंग लाइन खोली जाएगी इंडिया में और उसमें बनाए जाएंगे H-125 हेलीकॉप्टर। ठीक है, अब ऐसा नहीं है इंडिया और फ्रांस के बीच में रिश्ते अच्छे हैं तो उसमें कोई चैलेंजेस नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ठीक है, सबसे बड़ी चैलेंज है कि जियोग्राफिकल डिस्टेंस, फ्रांस हमसे जियोग्राफिकली काफ़ी दूर है। ठीक है, तो इसकी वजह से कोऑर्डिनेशन में, कम्युनिकेशन में कई बार बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, इसके अलावा दोनों कंट्रीज के बीच में ह्यूज कल्चरल डिफरेंस है। फ्रांस की जो सोसाइटी है उसको थोड़ा ओपन माइंडेड माना जाता है और इंडिया की जो सोसाइटी है उसको थोड़ा ऑर्थोडॉक्स माना जाता है। रिलीजन को लेकर भी अंतर है ना, इंडिया में बहुत सारे मेजरली हिंदू रिलीजन है, तो अगर फ्रांस में जाओगे तो वहाँ क्रिश्चियनिटी है। इसके अलावा दोनों कंट्रीज के बीच में हैवी ट्रेड इम्बैलेंस पाया जाता है। ठीक है, और ये ट्रेड इम्बैलेंस ज़्यादातर इंडिया का है, यानी कि इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है फ्रांस के साथ में, तो इसको भी, है ना, सही करने की ज़रूरत है ना। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, है ना, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी एक, है ना, इंडिया में जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो थोड़ा रिजिड है इन द कंपैरिजन ऑफ फ्रांस। ठीक है, इसके अलावा फ्रांस की और इंडिया की स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, है ना, आप देखो, अगर यूक्रेन के मुद्दे पर देखो तो, है ना, अगर हम यूक्रेन के मुद्दे पर देखते हैं तो फ्रांस किसके साथ खड़ा रहता है, यूक्रेन के साथ खड़ा रहता है, और हम किसके साथ खड़े रहते हैं, रशिया के साथ खड़े रहते हैं। तो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट भी कभी कभी क्या हो जाती है, दोनों कंट्रीज की डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, अगर बात करें कि आगे क्या इन रिश्तों को कैसे और मेंटेन किया जा सकता है, कैसे और सुधारा जा सकता है, तो वेरियस तरीके हैं, वेरियस स्टेप्स हैं जो लिए जा सकते हैं। जैसे कल्चरल एंड एजुकेशनल एक्सचेंज, है ना, दोनों देशों के लोग एक दूसरे के कल्चर को जाने, एजुकेशन को प्रमोट किया जाए कि इंडियन स्टूडेंट को बुलाया जाए फ्रांस में और उन्हें एडमिशन दिया जाए और उन्हें अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दी जाए। इसके अलावा स्ट्रेटजिक सेक्टोरल पार्टनरशिप, है ना, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को हमें और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। सेक्टोरल बेसिस पे, है ना, हम कर सकते हैं कि भाई एयरफोर्स के लिए एक अलग से फाइटर जेट बना रहे हैं दोनों कंट्री मिलके, और दोनों देशों की नेवी के लिए सबमरीन्स बनाई जा रही हैं। तो इस तरह की पार्टनरशिप आगे फ्यूचर में की जा सकती है जिससे दोनों कंट्रीज़ के जो रिश्ते हैं और अच्छे हों। इसके अलावा जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं, ग्लोबल क्राइसिस हैं,
उन पर दोनों कंट्रीज को मिलकर कोलैबोरेट करना होगा, एक वॉइस में बोलना होगा, तब इंडिया और फ्रांस के रिश्ते और अच्छे होंगे। इसके अलावा पब्लिक डिप्लोमेसी और कल्चरल डिप्लोमेसी, है ना, मतलब पब्लिक डिप्लोमेसी एंड कल्चरल डिप्लोमेसी मतलब एक दूसरे के कल्चर को प्रमोट करना, एक दूसरे कंट्री में एक दूसरे के लोगों को एक दूसरे के लोग कंट्रीज में प्रमोट करना, ठीक है। तो इसके थ्रू भी हम जो इंडिया फ्रांस के रिलेशन है उनको और बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा रेगुलर हाई लेवल डायलॉग्स भी हमें बनाए रखने होंगे, हेड ऑफ स्टेट लेवल की मीटिंग्स, जैसे कि हम रशिया के साथ करते हैं एनुअल समिट, फ्रांस के साथ भी कर सकते हैं, है ना, जिसमें हेड ऑफ स्टेट साल में कम से कम एक बार मिले। इसके अलावा स्टेट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, ठीक है, दोनों देशों के बीच में जॉइंट वर्किंग ग्रुप, जॉइंट कमेटीज बनाए, ठीक है, जिससे दोनों देशों के बीच जो कम्युनिकेशन है ना, वो बना रहे और कोई मिस इन्फॉर्मेशन, मिस कम्युनिकेशन ना हो पाए, ठीक है। इसके अलावा ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के प्रमोशन की बहुत ज़रूरत है, दोनों कंट्रीज को अपने देशों में, है ना, एक दूसरे के ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना होगा, ठीक है। तो ये तरीके अपनाए जा सकते हैं इंडिया फ्रांस की रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो ये इंडिया फ्रांस रिलेशन और फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों की विजिट का जिस्ट था, और हम लोगों ने इन डेप्थ डिस्कस किया, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।